शौहर ने मुझसे पसंद की शादी की, मगर ससुराल वाले साथ रखने को रजामंद न हुए। शौहर ने अपना ज़ाती घर खरीदा। यहाँ आए हफ्ता ही हुआ था कि मुझे आधी रात को यूं महसूस होता जैसे कमरे के बाहर कोई रो रहा है। मैं डर से कांपती इस आवाज़ की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ को किसी ने जोर से पकड़ कर खींचा। जो ही सामने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो साथ मेरी सारी मोहब्बत कामरान के लिए थी, क्योंकि मैं कामरान को पिछले 4 सालों से जानती थी और पिछले 3 साल से मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला थी। इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। मैंने यही सोचा कि मेरी पसंद मुझे मिल जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मुझे आज भी अपनी यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन याद है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, तो इस वक्त मेरी कामरान से ज़ोरदार टक्कर हो गई। मैं गिरते गिरते बची थी और इसमें भी कामरान ने मेरी मदद की। इसका इस तरह से मुझे बचाना मुझे अच्छा लगा था और इसकी यही बात मेरे दिल में घर कर गई थी। इस दिन के बाद मैं छुप छुप कर इसे देखती, अपनी क्लास से बाहर निकलती तो इसे तलाश करना शुरू कर देती। पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी नज़रें सिर्फ इसे ही तलाश करती थी, वरना मुझे किसी और शख्स से कोई गर्ज नहीं थी। मैं देखने में खूबसूरत थी। बहुत सारे लड़के मुझे पसंद करते थे और मुझसे बात करने के बहाने तलाश करते थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी भी थी। मेरे अब्बा का अच्छा कारोबार था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी मेरे आगे पीछे घूमती और मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करती। अक्सर यही देखने में आता था कि जिस लड़की का ताल्लुक किसी अमीर घर से हो, बहुत सारी लड़कियां इसे इसके पैसे की वजह से भी दोस्त बनाती हैं ताकि इसके पैसों पर ऐश की जा सके। शायद यही सोचकर यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियां मुझसे दोस्त बनाना चाहती थीं। मेरा ताल्लुक एक अमीर घर से ज़रूर था, लेकिन मेरे अंदर अमीर लड़कियों वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं थीं। मेरे अंदर वो गरूर और अनापरस्ती बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत ही तहम्मुल मिजाज और मोहब्बत करने वाली इंसान थी। मेरे दिल में हर इंसान के लिए एक अलग सा एहसास होता। कहीं भी मैं किसी ज़रूरतमंद को देखती तो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती। मेरी अम्मा को तो मेरी इस आदत से कोई ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन मेरे अब्बा, वो बहुत ज़्यादा मुझे इस बात से रोक टोक करते। ये कहते कि जो सड़क पर भिखारी नजर आते हैं, हकीकत में वो इतने ज़रूरतमंद होते नहीं हैं जितना खुद को जाहिर करते हैं। मगर मेरी तो हमेशा से आदत थी, रास्ते में भी मुझे कोई ज़रूरतमंद नज़र आ जाता तो मैं अपनी गाड़ी रुकवा कर इसके पास जाती और इसकी मदद करती। बाबा के साथ जब भी मेरा बाहर कहीं जाना होता तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ये सब कुछ ना करूं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गरीब लोगों से वो बहुत दूर रहते थे। सच तो ये था कि इन्हें गरीब लोगों से नफरत थी। वो अपने मुकाबले के लोगों में उठते बैठते थे और ऐसे लोगों को पसंद करते थे। यूनिवर्सिटी में भी जब मैंने पहला दिन गुजारा था तो पहले दिन ही इन्होंने मुझे ये कहा था कि वहाँ पर भी मैं अपनी जैसी लड़कियों को दोस्त बनाऊं, फिर वो लड़के हों या फिर लड़कियां, लेकिन वो हमारी क्लास के होने चाहिए, हमारी हैसियत के मुताबिक होने चाहिए। मेरे अब्बा तो मेरी किसी गरीब दोस्त को भी पसंद नहीं करते थे। कॉलेज में मेरी एक सहेली थी जिसका ताल्लुक एक मामूली से घराने से था। जब मेरे बाबा को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरन इस लड़की को मुझसे दूर कर दिया और इसके बाद इन्होंने मुझे कभी भी किसी गरीब लड़की से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरी अम्मा यही कहा करती थी कि इन्हें गरीबों से नफरत है। ये नफरत इनके दिल में क्यों थी, ये बात मैं नहीं जानती। खैर, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया और वहाँ पर मेरी बहुत सारी अच्छी सहेलियाँ बन गई। इन्हीं सहेलियों में कामरान से भी मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। जब मेरी इससे बातचीत होने लगी तो मुझे पता चला कि कामरान का ताल्लुक किसी बहुत अमीर घर से नहीं है, बल्कि वो एक दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान है और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा है। अपने कॉलेज में वो टॉपर था, इसलिए इसे बड़ी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली। वो पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता है। जितना वो खूबसूरत और ज़हीन था, इससे कई ज़्यादा वो शरीफ भी था। कभी इसने किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा था। मैं जब भी इससे बात करती तो इसकी नज़रें झुकी हुई होती। इसने कभी नज़र उठाकर मुझे देखा भी नहीं था और हमेशा बात का आगाज़ मैं करती थी। कभी भी इसने खुद से आकर मुझसे कोई बात नहीं की थी। इसकी ये सारी आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और फिर इस तरह से वक्त गुजरता गया और गुजरे वक्त के साथ मेरी मोहब्बत और भी गहरी होती गई। मैंने अभी तक किसी को इस बात का इल्म नहीं होने दिया था कि मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। ख़ास तौर पर अपने घर वालों को, कामरान को भी मुझसे मोहब्बत करने लगा।
इसने मुझसे वादा किया कि वो एक अच्छी नौकरी तलाश करेगा और इसके बाद अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजेगा। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल के बहुत ख्वाब सजाए थे, ये सोचते हुए कि ये ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस बात को लेकर डर था, क्योंकि मेरे अब्बा को अपने से कमतर लोगों से नफरत थी। तो क्या मेरी मोहब्बत इनकी नफरत के आगे जीत पाएगी या नहीं, ये देखना अभी बाकी था। मेरी यूनिवर्सिटी के 4 साल इस तरह से गुजर गए। इसके बाद मैं परेशान रहती थी और हर वक्त ये दुआ करती थी कि कामरान को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि इसी बुनियाद पर वो मेरे घर रिश्ता ले आए। हो सकता है कि इसकी अच्छी नौकरी की वजह से मेरे अब्बा रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मगर अभी तक कुछ ना हुआ था। हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने में 6 महीने गुजर गए। मेरे से फ़ोन पर राब्ता रहता और कभी कभार किसी बहाने से अगर मैं बाहर जाती तो मेरी से मुलाकात भी हो जाती। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि जल्द ही इसे अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन इस तरह से जब मैं बाहर से घर वापस आई, इस दिन मैं कामरान से मिलकर आई थी। बहुत खुश थी कि आज मेरी इससे मुलाकात हो गई है। मैं पूरे 2 महीने बाद इससे मिली थी, मगर ये नहीं जानती थी कि यह खुशी सिर्फ चंद लम्हों की होगी और घर जाने पर सारी खुशी बर्बाद हो जाएगी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मा मिठाई का डब्बा लेकर सामने मौजूद थी। मेरे जाते इन्होंने मिठाई उठाई और मेरे मुंह में डाल दी। मैंने भी खुशी खुशी मिठाई मुंह में रखी और खाना शुरू कर दी, ये जाने बगैर कि ये मिठाई किस चीज़ की थी। जब अम्मा ने मुझे इस मिठाई की वजह बताई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता अपने एक बहुत अच्छे दोस्त, जो कि मेरे अब्बा के बिजनेस पार्टनर भी थे, इनके इकलौते बेटे के साथ मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। ये खबर सुनकर मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। इस दिन फैसला कर लिया कि आज ही अम्मा से बात करूंगी, ताकि वो अब्बा को समझाएं और इस रिश्ते से इनकार करवा दें। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि बाबा एक फैसला कर लेते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते थे, मगर फिर भी मैं अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश करना चाहती थी। मेरी अम्मा जब रात के खाने पर मुझे बुलाने आई तो मेरा उतरा हुआ ये चेहरा देखकर वो परेशान हो गई। आज तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, बहुत उम्मीद से और बहुत ही आस से। मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं अब्बा के दोस्त के बेटे खुर्रम से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कामरान को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे इनकार पर मेरी माँ का रंग उड़ गया और वो बहुत परेशान हो गई। इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि इनकार करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। मेरे अब्बा ने हाँ कर दी है, और वैसे भी मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कारोबार संभालता है। मैं इसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। और मुझे क्या चाहिए? एक बड़े और अच्छे घर से रुखसत होकर मैं एक बड़े और अच्छे घर में जाऊंगी। किसी चीज़ की वहाँ कमी नहीं होगी, मगर मुझे इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे तो अपनी मोहब्बत हासिल करनी थी और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत समाजत की कि वो एक मर्तबा मेरे कहने पर अब्बा से बात करें। मेरी हालत देखते हुए अम्मा ने मुझसे वादा किया कि वो एक बार बात करेंगी, लेकिन अगर अब्बा ने इनकार कर दिया तो इसके बाद मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। दिल ही दिल में मैं दुआएं कर रही थी कि अब्बा जान मान जाएं। जब मेरी अम्मा ने अब्बा से बात की तो ये बात सुनते ही इन्हें गुस्सा आ गया, मगर इन्होंने मुझे बुलाया और कामरान के बारे में मुझसे सब कुछ पूछा। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। वो हमारी तरह अमीर घर का लड़का नहीं था, इसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वो अच्छी नौकरी तलाश कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि इसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही काबिल इंसान था। सारी बातें सुनने के बाद अब्बा ने फ़ौरन इनकार कर दिया। वो खुर्रम जैसे अमीर लड़के को छोड़कर कामरान जैसे मामूली लड़के के हाथ में मेरा हाथ कैसे दे देते? इन्हें तो वैसे भी गरीब लोगों से और अपने से कम लोगों से नफरत थी। इन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मेरी शादी इनके दोस्त के बेटे से होगी और इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। कामरान को मैं हमेशा के लिए भूल जाऊं। इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल दूं, यही हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं अब्बा के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने हाथ जोड़े, इनसे मिन्नत समाजत की कि वो इस तरह से ना करें। कामरान मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी और वो मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझसे ना छीने। वो चाहे मुझे कुछ ना दें, अपनी जायदाद में से भी कोई हिस्सा ना दें, लेकिन मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बत वो शख्स मुझे दे दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। इन्हें मुझ पर ज़रा सा भी तरस ना आया। इन्होंने अम्मा से कहकर मुझे मेरे कमरे से में बंद करवा दिया और अपने दोस्त से बात की और ये कहा कि इन्हें जल्दी शादी करनी है। वो लोग भी जल्दी शादी के लिए मान गए। मेरी अम्मा ने अब्बा के कहने के मुताबिक मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और मेरा बाहर निकलना, बाहर आना जाना मुकम्मल तौर पर बंद था। अम्मी की मैंने बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे एक बार घर से बाहर जाने दें,
ताकि मैं कामरान से कोई बात कर सकूं, लेकिन वो भी मजबूर थी। अब्बा के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस दिन के बाद से मेरी कामरान से कभी कोई बात नहीं हुई। मेरा फ़ोन भी मेरे अब्बा के पास था और फिर इस तरह से वो दिन आ गया, इसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। और मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन कभी ना आए जब मुझे किसी और के नाम होना पड़े और अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़े। लेकिन वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ गया था, जिसमें मुझे कामरान को भूलकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे अब्बा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने निकाह के वक्त इनकार किया या कोई भी हमाकत की तो वो कामरान से मेरी शादी तो कभी नहीं होने देंगे, बल्कि अभी जो कामरान इस दुनिया में सही सलामत मौजूद है वो भी नहीं रहेगा। इसकी ज़िंदगी के लिए मैंने हथियार डाल दिए और अब्बा की मर्जी के मुताबिक इनके दोस्त के बेटे खुर्रम से शादी कर ली। रुखसत होकर ससुराल चली गई। ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ पर मेरे ही घर की तरह हर चीज़ मौजूद थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा दिल राज़ी नहीं था तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छी ना लगती, मगर मजबूरी थी, ज़िंदगी तो गुजारनी थी। मैंने अपने आप को इस घर में और इसके घर के कामों में उलझाने की कोशिश की ताकि इस घर को जल्द से जल्द अपना सकूं, पुरानी सारी बातों को भूल जाऊं। अब शादी हो चुकी थी, अब इस घर को अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे तैसे मैंने अपने दिल को मारा और इस घर को अपना घर समझकर यहाँ रहने लगी। ससुराल में मेरी सास नजमा, वो भी अपने कामों में मसरूफ़ रहती थी। इन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ से रोक टोक नहीं की थी। और मेरे ससुर वो मेरे अब्बा के दोस्त भी थे और इससे पहले भी हमारे घर इनका काफ़ी आना जाना था। इन्होंने भी मुझे अपनी बेटी बनाकर कबूल किया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस घर में रहने लगी और मुझे यहाँ के लोगों के साथ वक्त गुजारने की आदत हो गई। मैंने हालात से समझौता कर लिया और इस घर को अपना सब कुछ मान लिया। शादी को 1 साल गुजरा जब हमारी एक बेटी थी। बेटी के आ जाने के बाद तो घर में और भी रौनक हो गई और मैं पुरानी सारी बातों को आहिस्ता आहिस्ता करके भुला चुकी थी। मैं अपने शौहर के साथ खुश रहने लगी। इसके बाद ना कभी कामरान से मेरा सामना हुआ और ना ही कभी मैंने इसके बारे में सोचा। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए। मेरी बेटी 5 साल की हो गई थी जब मेरे शौहर को अपने दफ्तर के काम की वजह से इस्लामाबाद जाना था। मेरे अब्बा और मेरे ससुर दोनों मिलकर कारोबार करते थे और अब इन्होंने किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करना था जो कि इस्लामाबाद की थी। वो चाहते थे कि इसके लिए वो किसी ऐसे इंसान को भेजें जो कि भरोसेमंद हो और इनका अपना हो। इसलिए इन दिनों में ये फैसला हुआ कि वो खुर्रम को इस्लामाबाद भेज देंगे, क्योंकि वो कंपनी ऐसी थी कि बहुत सारे लोग इसके साथ काम करना चाहते थे। अगर ये काम मेरे अब्बा और मेरे ससुर लोगों को मिल जाता तो इन लोगों का कारोबार में बहुत तरक्की मिलती। इसलिए वो इस काम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और चाहते थे कि ये काम अच्छे तरीके से हो। इसलिए इन्होंने इस काम को मेरे शौहर के जिम्मे लगा दिया। भाई तो मेरा कोई नहीं था, इसलिए अब्बा और मेरे ससुर दोनों ही खुर्रम पर भरोसा करते थे और खुर्रम को ही सब कुछ मानते थे। मेरे बाबा ने इसे अपना बेटा बना लिया था। मेरी बेटी अपने बाबा के बगैर एक पल ना गुजारती। वो जैसे ही दफ्तर से आते तो उनका सारा वक्त हमारी बेटी महानूर के साथ गुजरता। अब जबकि इन्हें इस्लामाबाद जाना था तो मुझे ये फिक्र थी कि जाने इन्हें वहाँ पर कितने दिन लग जाएं। ऐसे में महानूर इनके बगैर कैसे रहेगी। इस बात का हल मेरे ससुर ने निकाल दिया। इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम तीनों इस्लामाबाद चले जाएं। इस तरह हम लोगों का माहौल भी बदल जाएगा और काम भी हो जाएगा। मुझे भी इसमें कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भी हाँ कर दी और हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। वहाँ पर मेरे ससुर का एक पुराना बंगला था जो इन्होंने हमारे जाने से पहले साफ करवा दिया था। मेरे ससुर का वो बंगला इस्लामाबाद के शहर से थोड़ा हटकर था। ऐसी जगह यहाँ आसपास पहाड़ थे और करीब ही एक घना जंगल भी था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और पहली नज़र में किसी को मुतासिर कर सकती थी, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा खौफ भी था जो सिर्फ मैंने महसूस किया, जबकि मेरे शौहर को तो ऐसी जगह बहुत पसंद थी। वो तो घूमने फिरने के लिए ऐसी जगहों पर जाया करते थे जो कि वीरान और खामोश होती थीं। और एक पल को तो मुझे वो जगह अच्छी लगी, लेकिन अगले ही पल जब मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेले रहना पड़ेगा तो मैं डर गई, क्योंकि आसपास इस बंगले के अलावा और कोई भी घर नहीं था। हम लोग इस घर के अंदर आ गए। इसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि बनाने वाले ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि ये बंगला इसके वालिद को बहुत पसंद है और इन्होंने बहुत साल पहले ख़रीदा था। इस वक्त भी इसकी मालियत बहुत ज़्यादा थी और आज भी इसकी कीमत करोड़ों में है। बहुत सारे लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन मेरे ससुर ने इसे बेचा नहीं क्योंकि ये इन्हें बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने किसी को भी फ़रोख्त नहीं किया। इसके अलावा भी मेरा शौहर मुझे इस घर के बारे में और इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बता रहा था कि बहुत ही कीमती जगह है। लोग तो करोड़ों रुपए देकर भी इस जगह को ख़रीदना चाहते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा खूबसूरत होटल तामीर करना चाहते हैं ताकि जो लोग भी यहाँ घूमने फिरने के लिए आएँ
वो इस होटल में रुके, इससे बहुत अच्छा कारोबार चल सकता है। मेरे शौहर का भी ऐसा इरादा था, वो भी मुस्तकबिल में यहाँ होटल बनाने का इरादा रखता था। शायद इसलिए मेरे ससुर ने इस जगह को अभी तक फरोख्त नहीं किया था। मैं घर को देख रही थी और साथ ही साथ अपने शौहर की बातें भी सुन रही थी। मेरी बेटी ने अचानक से मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और भाग गई। मैं इसे पकड़ने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे रोक दिया और ये कहा कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, महानूर घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि घर के बाहर चौकीदार मौजूद है। मैं इसे खेलने दूं, मगर मेरे दिल में डर था, एक अजीब सा खौफ था। इस वजह से मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। मगर खुर्रम की बात सुनकर मैंने इसे जाने दिया। वो पूरे घर में भागती रहती और खेलने लगी। मैं भी बड़े गौर से इस बंगले को देख रही थी, जिसकी एक एक चीज़ बहुत कीमती और पुरानी लग रही थी। मेरा शौहर तो बातें करता करता हाल की खिड़कियां खोलने लगा, जब अचानक से मुझे बाहर से अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। मैंने फौरन से सब कुछ वहीं फेंका और बाहर की तरफ भागी, जबकि मेरा शौहर मेरी इस तेज़ी को देखकर मेरे पीछे आने लगा। वो मुझे आवाज़ें देता रहा, लेकिन मुझे इसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी, जिसकी चीख अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी। जब मैं भागते हुए बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर मेरे पीछे खड़ा हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने उसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने मानूर की चीखने की आवाज़ सुनी है, वो यहीं बाहर थी। जब वो हैरत से मुझे देखने लगा, इसने कहा कि इसने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, जबकि मेरी बेटी तो अंदर खेल रही है और मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे इसकी बात पर यकीन ना आया। मैंने खुद अपने कानों से अपनी बेटी की चीखने की आवाज़ सुनी थी। मेरा शौहर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर लाया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी वहीं बड़े से हॉल में अपने खिलौनों के साथ एक सोफे पर बैठकर खेल रही थी। क्योंकि हम लोग रात को पहुंचे थे, शायद थकावट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। खुर्रम ने मुझसे कहा कि मुझे आराम करना चाहिए। खाने की ज़रूरत हमें थी नहीं, क्योंकि हम रास्ते से खाना खा कर आए थे। हमारा कमरा यहाँ के मुलाजमों ने पहले तैयार कर दिया था और हम लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। आधी रात थी जब मुझे बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगी, जैसे घर के लॉन में बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। डर के मारे मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा शायद मेरी बेटी खेल रही होगी, मगर जब मैंने देखा तो वो वहीं पर मेरे साथ सो रही थी। वो मेरा ख्वाब नहीं था। आंख खुलने पर भी मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, और अब वो आवाज़ें मुझे अपने कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे साथ वाले कमरे में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं डरते डरते अपने बिस्तर से उठी ताकि दरवाज़ा खोलकर देख सकूं कि बाहर कौन है। जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली, क्योंकि जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत सफ़ेद लिबास में बाथरूम में मोमबत्ती पकड़े खड़ी थी। मेरी चीख सुनकर मेरा शौहर भी उठकर बैठ गया। वो औरत हैरान रह गई और इसने मुझसे पूछा कि वो मुझसे पूछने के लिए आई थी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो इस घर की पुरानी केयर टेकर है और हमारी गैर मौजूदगी में वही हमारे बंगले की देखभाल करती है। इस औरत ने कहा कि बड़े साहब ने बताया था कि इनका बेटा इनकी बहू यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। इसने सारे बंगले को अच्छी तरह से साफ करवा दिया था। अभी वो हमसे पूछने के लिए आई थी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इस औरत की आवाज़ बहुत अजीब और पुरस्कार सी थी। मैं खौफ के मारे 2 कदम पीछे हो गई तो मेरे शौहर ने हैरत से मुझे देखा और इस औरत को जाने के लिए कहा। ये कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। इसने दरवाज़ा दोबारा से बंद किया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। जब से मैं यहाँ आई थी मेरा रवैया अजीब सा था। थोड़ी सी आहट पर मैं डर जाती थी। मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मगर इसे सारी बातें से वहम लगती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो रात इस तरह से गुजर गई। अगली सुबह मेरा शौहर तो अपने काम से चला गया, जिस काम के लिए वो यहाँ आया था। घर में मैं और मेरी बेटी हम दोनों थी। बाहर चौकीदार था और घर में सिर्फ एक ही मुलाजमा थी, वही जो दिन और रात यहीं पर गुजारती थी। वो सारा वक्त अपने कामों में लगी रहती, मुझसे सिर्फ काम की बात करती थी। वो दिन इस तरह से गुजरा और मुझे ऐसा कुछ महसूस ना हुआ। मुझे भी अब ये लगा कि शायद कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मैंने चीज़ों को अपने जहन पर सवार कर लिया था। हमें आए हुए 2-3 दिन गुजर गए और 2-3 दिन स्कूल से गुजरे थे तो मुझे दोबारा से कोई आवाज़ सुनाई ना दी और ना ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसकी वजह से मैं खौफजदा होती। खुर्रम तो मुतमईन था इस वजह से कि मेरा डर ख़त्म हो गया। हमारा यहाँ पर तीसरा दिन था जब खुर्रम ने मुझसे कहा कि आज इसे ऑफिस में काम है, इसे अपने पार्टनर के साथ किसी दूसरे इलाके में होटल के लिए जगह देखने के लिए जाना है
और इसे आने में देर हो जाएगी। वो जल्दी आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर अक्सर बारिशें होती रहती थीं। बारिशों की वजह से रास्ते भी खराब हो जाते थे, इसलिए इसने मुझे पहले बता दिया कि हो सकता है इसे आने में देर हो जाए, तो मैं परेशान ना हूँ और खाना वगैरह खाकर सो जाऊँ। हमारी शादी को इतने साल हो गए थे कि ऐसे में मैं अक्सर ऐसा होता रहता था कि खुर्रम अपने काम की वजह से रात को देर से घर वापस आते। मुझे इस बात की आदत हो गई थी। मैंने भी रोजाना की तरह इन्हें जाने दिया और अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देखने लगी। अचानक से टीवी चलते चलते बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद घर की लाइट बंद हो गई है, लेकिन दोबारा से टीवी खुद ब खुद चलने लगा। मैं जो बैठकर कोई ड्रामा देख रही थी, अचानक से इस टीवी पर कार्टून चलने लगे। मैंने रिमोट उठाया, दोबारा से अपने पसंदीदा चैनल पर लगाया और रिमोट एक तरफ कर दिया। जब दोबारा से टीवी पर कार्टून चलने लगे, महानूर वहीं मेरे साथ बैठे बैठे सो गई थी। एक लम्हे के लिए तो मैं खौफजदा हुई, लेकिन फिर ये सोचा कि हो सकता है टीवी में कोई खराबी हो। मैंने टीवी को बंद किया, महानूर को अपनी गोद में उठाया और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। अभी मैं सीढ़ियों पर थी कि टीवी दोबारा से चलने लगा और कार्टून टीवी पर दोबारा से चलने लगे, जबकि मैंने तो टीवी को बंद किया था, इसकी तार भी निकाल दी थी, तो अब दोबारा से टीवी कैसे चल सकता था। मैंने तेज तेज कदम लिए और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया और अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटाया। खुद भी इसके साथ लेट गई। काफ़ी देर जागने के बाद अचानक से मेरी आंख लग गई, जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर से कंबल खींच रहा है। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि सारा कंबल नीचे पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मानूर ने नीचे फेंक दिया होगा। वो अक्सर रात को इस तरह से करती थी। सर्दियों में भी इसे कोई भी चीज़ ऊपर लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने अपने साथ देखा तो मानूर वहां मौजूद नहीं थी। मैं एकदम से डर गई और उठकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, तो ऐसे में मेरी बेटी कहाँ जा सकती थी। वो तो अंधेरे से बहुत डरती थी और रात को सोते हुए तो वो कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी। इसकी नींद भी इतनी पक्की थी कि वो एक मर्तबा सो जाती तो फिर सुबह जागती। ऐसे अगर वो रात में उठ भी गई थी तो मुझे बताए बगैर वो कमरे से बाहर कैसे चली गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा देखा तो कमरे का दरवाज़ा वैसे ही अंदर से बंद था जैसे मैंने सोते वक्त बंद किया था। मैंने पूरे कमरे में देख लिया, लेकिन मेरी बेटी वहाँ कहीं भी मौजूद नहीं थी। कमरे के साथ बने वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। कमरे में वो मौजूद नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो बाहर कैसे जा सकती थी। अचानक मेरी नज़र कमरे में बनी खिड़की पर गई, जो कि घर के बाहर वाले हिस्से में खुलती थी। जब मैंने खिड़की से देखा तो मेरी बेटी बाहर बने गार्डन में झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने फौरन से कमरे का दरवाज़ा खोला और भागती हुई नीचे पहुंची, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो वहां झूला खाली था और वहां कोई भी नहीं था। मैं इसे आवाज़ें देने लगी और तलाश करने लगी, लेकिन पूरे घर में तलाश कर लिया, मेरी बेटी कहीं भी मौजूद नहीं थी। मेरी आवाज़ें और चीखों पुकार सुनकर घर की केयरटेकर मिस रोजीना भी भागती हुई मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से जब आंख खुली तो वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। जैसे मैंने बात कही तो मिस रोजीना एकदम से खौफजदा हो गई। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ चलने का कहा। साथ में इन्होंने एक ऐसी खौफनाक बात कही जिसे सुनकर मेरी रूह तक लरस गई। इन्होंने कहा कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ ना हो, अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा हाथ पकड़कर वो तेज तेज कदम चलने लगी। हम लोग इस बंगले से बाहर आ गए और वो मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगी। भागते भागते एक जगह पर पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरख्त था। इसके नीचे मेरी बेटी मौजूद थी, जो कि इस दरख्त के नीचे से जल्दी जल्दी जमीन खोद रही थी। जैसे जैसे वो जमीन खोदती जा रही थी वैसे वैसे इस दरख्त में से काले कौवे उड़ते जा रहे थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि कोई भी देखता तो शायद अपने कदमों पर खड़ा न रहता, मगर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने फौरन से अपनी बेटी को देखा तो इसकी तरफ भागी। जैसे मैंने अपनी बेटी को हाथ लगाया तो इसने एक झटके से मुझे पीछे किया। इससे पहले कि मैं गिरती, मिस रोजीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गिरने से बचाया। जब मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा तो मैं पहचान नहीं पाई थी कि वो मेरी बेटी है। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। इससे खौफ महसूस हो रहा था। वो बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी और जाने क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा अपनी बेटी के पास जाती, मिस रोजीना ने मुझे रोक दिया।
इन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी तरह मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन औरत है, इसलिए जो कुछ भी करना है वो मुझे खुद करना है। मिस रोजीना ने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, ऐसे में मुझे जितनी भी कुरानी आयात याद हैं वो पढ़ना शुरू कर दूँ और पढ़ती रहूँ। इनके कहने के मुताबिक मैंने जो कुछ भी मुझे आता था मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद मेरी बेटी वहीं पर ज़मीन पर गिर गई। मैंने इसे अपनी गोद में उठाया और हम दोनों घर वापस आ गए। मैंने अपनी बेटी को कमरे में लेटाया, मिस रोजीना के साथ कमरे से बाहर आ गई और जब मिस रोजीना ने मुझे बताया कि वो बहुत सालों से यहाँ पर इस घर में रह रही हैं, क्योंकि घर शहर से थोड़ा हटकर है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है, जंगल है। जब वो पहली मर्तबा यहाँ रहने के लिए आई तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें इस जगह की आदत हो गई। अब दिन इस तरह से वो घर से बाहर चलने फिरने के लिए निकले तो अचानक से वो जंगल की तरफ निकल गई। जब रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जो कि उम्र में काफ़ी बुजुर्ग थी। इस खातून ने मिस रोजीना से कहा कि सामने एक दरख्त मौजूद है, इस दरख्त के पास वो कभी गलती से भी ना जाए, क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ पर बुरी चीज़ों का बसेरा है, वहाँ जन्नात का बसेरा है और कोई भी वहाँ जाता है तो वो इसे अपने वश में कर लेती है। इस औरत ने मिस रोजीना को सख्ती से मना कर दिया कि वो जंगल के इस हिस्से की तरफ कभी गलती से भी ना आए, चाहे इन्हें कितनी भी यहाँ से आवाज़ें सुनाई दें, वो कभी इस तरफ ना जाएं। ये इसके लिए बेहतर होगा। इस दिन के बाद से वो कभी भी वहाँ नहीं गई, यहाँ तक कि वो इस बंगले से बाहर रात के वक्त जाती नहीं थी। मेरी बेटी गलती से वहाँ चली गई थी, यकीनन वहाँ मौजूद बूढ़े साये ने इसे अपने कब्जे में कर लिया होगा। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई क्योंकि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। अचानक से मुझे अपनी बेटी के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं और मिस रोजीना भागकर वहां गए तो मेरी बेटी हवा में थी और चीखकर मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। जब मैं इसकी तरफ गई तो अचानक से इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरा वैसे ही सफ़ेद। इसने मुझे दूर फेंका तो मेरा सर बुरी तरह से कमरे में मौजूद एक टेबल से लगा। मिस रोजीना ने मुझे पकड़ा और सहारे से मुझे कमरे से बाहर ले आई। मेरी बेटी चीज़ें उठा उठा कर फेंक रही थी। बहुत सारी चीज़ें इसने उठाकर हम दोनों की तरफ फेंकी, जिसकी वजह से हम दोनों जख्मी हो गई थी। मिस रोजीना ने फौरन कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, जबकि मेरी बेटी कमरे के दरवाजे को बुरी तरह से बजा रही थी और अजीब आवाज़ में ये कह रही थी कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और वह ये दरवाज़ा तोड़ देगी और सबकी जान ले लेगी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं जानती थी वो आवाज़ मेरी बेटी की नहीं है और जिस ताकत से वो इस कमरे के दरवाजे को हिला रही थी, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। खौफ के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने शौहर के आने का इंतज़ार करती रही। वो रात किसी तरह से गुजरी। जब अगले दिन मेरा शौहर घर आया, मैं इसे पूरी बात बताई, मगर वो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरी बेटी के पास गया। इसने मेरी बेटी को प्यार किया। महानूर तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आम दिनों में होती थी। इसे तो कुछ याद भी नहीं था कि इसने कल रात को किस तरह से मुझे और मिस रोजीना को जख्मी किया। मेरे शौहर को मेरी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं लगती थी। इसने कहा कि जब से इस घर में आए हैं मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने इससे कहा कि वो अभी के अभी मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से वापस भेज दे। जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो आ जाए। जब मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि ये कहा कि सिर्फ एक हफ्ते का काम बाकी है, इसके बाद हम सब लोग एक साथ जाएंगे। वैसे भी इसने कल अपने बिजनेस पार्टनर को घर खाने पर हम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। ऐसे में हम कैसे वापस जा सकते हैं। इसने मुझसे वादा किया कि सिर्फ एक हफ्ते में इस घर में और गुजार लूँ और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दूँ। मैंने मिस रोजीना को भी बुलाया और अपने शौहर को सब कुछ सच बताने का कहा। मिस रोजीना ने भी जब सब कुछ सच बताया तो मेरे शौहर ने इसकी बात पर भरोसा ना किया। उल्टा इसने मिस रोजीना से कहा कि वो उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में डालती हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जन्नात और ये साया ऐसी चीज़ें आज के दौर में नहीं होती। जब इसने हम दोनों की बात पर भरोसा न किया और जब मैंने देखा कि महानूर भी बिल्कुल ठीक है तो मैंने भी इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। अगले दिन मेरा शौहर दोबारा से अपने काम के लिए घर से चला गया। इसके घर से जाते जब मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए इस कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि साथ वाले कमरे में बैठकर खिलौनों से खेल रही थी। मैं इसके कमरे को देखकर हैरान रह गई। वो कमरा किसी बच्चे का कमरा था, लेकिन जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो ये कमरा यहाँ पर नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिस पर ताला था, लेकिन आज ये किसी बच्चे के कमरे की तरह सजाया गया था। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सेट थी। मुझे लगा कि शायद मिस रोजीना ने मेरी बेटी के लिए इस कमरे को सजाया है, लेकिन जब इससे पूछने के लिए गई तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये कहा कि वो कमरा तो बहुत वक्त से बंद है। जब से वो इस घर में आई है तब से इस कमरे को बंद देखा है।
कभी खोलने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी खोला है। तो आज वो कमरा कैसे खुला था? मैं डर गई और अपनी बेटी को वहां से उठाकर बाहर ले आई। पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ साथ थी। मैं इसे एक लम्हे के लिए भी इसे अकेला न छोड़ा। शाम के वक्त मेरा शौहर अपने बिजनेस पार्टनर को खाने के लिए ले आया घर। तो ये देखकर मैं हैरान थी कि वो कोई और नहीं बल्कि कामरान था। इसने गुजरे सालों में इतनी तरक्की कर ली थी। मुझे खुशी भी हुई और एक देखकर अगर मेरे अब्बा जान मान जाते तो आज ये होता। वो भी तो एक अच्छे मुकाम पर था, मगर किस्मत में शायद ये लिखा था। मैं खामोश हो गई। वो हमसे मिलकर वापस चला गया, मगर जाने से पहले इसने मुझे एक काला धागा दिया और कहा कि मैं इसे अपनी बेटी के हाथ पर बांध दूं। इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने वो खामोशी से लिया और वहीं पर रख दिया, ये सोचकर रात को जब मानूर सो जाएगी तो इसके हाथ में बांध दूंगी। जब रात को देखा तो वह धागा वहां मौजूद नहीं था, शायद कहीं गुम हो गया था। हम लोग सोने चले गए तो दोबारा से कहीं शोर की आवाज से मेरी आंख खुली तो जो मंजर मैंने देखा इसने मेरी सांस तक रोक दी। मैंने देखा कि मेरी बेटी अचानक से कमरे की खिड़की के नीचे कूद गई। मैंने एकदम से चीख मारी। मेरा शौहर भी उठकर बैठ गया। तो मैंने इसे बताया कि जब हम दोनों भागकर बाहर गए तो मेरी बेटी भागती हुई जा रही थी। हम दोनों इसे आवाजें दे रहे थे, इसके पीछे भागते जा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। मिस रोजीना भी हमारी आवाजें सुनकर वहीं आ गई। जब मेरी बेटी भागती हुई इस दरख्त के नीचे पहुंच गई, वो कभी दरख्त के ऊपर जाती तो कभी कोई इसे बेरहमी से नीचे फेंक देता। हम सभी लोग ये मंजर देखकर हैरान थे। अब जब अपनी आंखों से मेरा शौहर ने ये सब कुछ देख लिया तो इससे भी यकीन आ गया कि कुछ तो गड़बड़ थी। मेरी बेटी कभी हवा में जाती तो कभी कोई इसे नीचे जमीन पर फेंक देता। इसे बहुत चोटें आई थी, बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, लेकिन ये सिलसिला ऐसे जारी था। एक लम्हे में वो बिल्कुल ठीक हो जाती और मुझे मदद के लिए बुलाती। कभी मेरे शौहर को आवाज देती। जब हम इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते तो अचानक से कोई चीज हमें रोक देती। मेरी बेटी की आवाज बदल जाती और वो हमें कहती कि इसके करीब कोई ना आए। जो भी इसके करीब जाएगा वो इसे जान से मार देगी और इस बच्ची को भी जान से मार देगी। इतना तो मैं समझ गई थी कि इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसने इसके वजूद पर कब्जा जमा लिया था। मैंने अपने शौहर को ये कहा कि वो भी कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दें। हम दोनों ने पढ़ना शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद मेरी बेटी जमीन पर गिर गई, हम लोग इसे उठाकर घर ले आए। इस बच्ची को इस हाल में देखकर मुझे रोना आ रहा था। अब तो मैंने अपने शौहर को कहा कि हम एक लम्हा भी आने रहेंगे। इसे भी मेरी बात पर यकीन आ गया और इसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि आज रात हम घर को छोड़कर चले जाएंगे। सारा सामान पैक किया और गाड़ी में रख दिया। जब मैं मेरा शौहर मानूर को पकड़कर बाहर ले जाने लगे तो अचानक से इसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा लिया और घर के अंदर भाग गई। मैं मेरा शौहर इसके पीछे भागे इसे पकड़ने के लिए। जब वो इस कमरे में चली गई जो कि रोजीना के कहने के मुताबिक हमेशा से बंद रहता था, इसके अंदर जाते ही इस कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने और मेरे शौहर ने इस दरवाजे को बहुत बजाया, इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा ऐसे था जैसे कभी खुलेगा नहीं। मैंने खिड़की से देखा तो मेरी बेटी अंदर मौजूद थी। हम इसे आवाज़ें दे रहे थे, जबकि इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस तक हमारी कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही। मेरी बेटी ने कमरे में पड़ा एक बड़ा सा चाकू उठाया। इससे पहले कि इस चाकू से अपनी जान लेती, कामरान वहां आया था। इसने ऊंचा ऊंचा और जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इसके साथ हम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दी तो अचानक से वो चाकू इसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। इसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अजीब सी आवाज में शोर मचाने लगी कि हम लोग ये सब कुछ करके अपनी बेटी को बचा नहीं सकते, लेकिन कामरान के कहने पर हम इस तरह से पढ़ते रहे। हम एक लम्हे के लिए भी ना रुके। मैं जानती थी कि मेरी बेटी के रूप में कोई और मौजूद था। अचानक मेरी बेटी कमरे में बेहोश हो गई। कामरान ने हमें बताया कि हमारे पास बस रात के 12 बजे का वक्त है। इससे पहले हमें सारी सच्चाई जाननी होगी, तभी हम मानूर को बचा सकते हैं। कामरान ने यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद ऐसा इल्म सीख लिया था कि वो लोगों के इस मामले में मदद करता था। जब वो हमारे घर आया था तो इसे यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब एहसास हुआ था। इस वक्त वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अगले दिन हमारे घर आया था। इसने रोजीना पर एक अमल किया जिससे इसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इसने कहा कि अगर मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है तो मुझे अपने ससुर को यहाँ बुलाना होगा और इसके साथ इस सड़क के पास जो ज़मीन है मैं इसे जाकर खोदूँ। मुझे सारा सच मालूम हो जाएगा जो इस हवेली के साथ जुड़ा हुआ है।
मैंने अपने शौहर से कहा तो इसने फौरन अपने वालिद को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा। इन्हें सब कुछ बता दिया। मेरा ससुर और मेरी सास दोनों यहाँ पर आ गए। जब हम लोगों ने वहां जाकर दरख्त के पास ज़मीन खोदनी शुरू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इस दरख्त के नीचे 3 लाशें दफन थी, जिन्हें जाने कितने साल पहले यहाँ दफन किया गया, जिनमें 2 लाशें बच्चों की थीं जबकि एक किसी औरत की थी। मेरे ससुर जब यहाँ आए तो मैंने इनसे कहा कि वो सारा सच हमें बता दें, आखिर इस घर के साथ कौन सा राज जुड़ा था। इस वक्त मेरे ससुर ने सारी कहानी हमें बता दी। ये बहुत पुरानी बात है, जब इस घर में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। ये इस औरत का घर था। इसके शौहर का इंतकाल हो गया था। ये जगह बहुत कीमती और महंगी थी। मेरे ससुर को ये जगह हर हाल में चाहिए थी। मेरे ससुर ने इस औरत को पैसे देने का भी कहा, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे ससुर ने इसे धक्के भी दिए, लेकिन इस औरत ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपना घर कभी नहीं छोड़ेगी। और मेरा ससुर वो इस जगह को हासिल करने के लिए, इस औरत के आगे पीछे कोई नहीं है, इसे एक रात मौका देखकर इसने इस औरत को इस दिन दोनों बच्चों समेत जान से मरवा दिया और इन तीनों को जंगल में इस दरख्त के नीचे दफना दिया। इसके बाद इसके घर पर खुद कब्जा कर लिया और किसी को भी इस बात का कुछ इल्म ना हुआ। मेरे ससुर ने लोगों से ये कह दिया कि वो औरत अपना घर बेचकर चली गई है। इस औरत की रूह अपना बदला लेने के लिए वापस आई थी। इसने इस वक्त सोच लिया था कि जिस तरह इसे तकलीफ दी गई थी, इसके सामने इसके बच्चों को मारा गया था, इस तरह से वो भी हमारे सामने हमारी जान से मेरी बेटी को मार देगी। वो अपना इंतकाम पूरा कर लेगी। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े कि वो मेरी बेटी को छोड़ दे। इससे अगर किसी की जान लेनी है तो वो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। मेरे ससुर ने भी इससे माफ़ी मांगी। इससे कहा कि इसका गुनहगार वही है। अगर वो किसी को सज़ा देना चाहती है तो इसे दे, लेकिन इस मासूम बच्ची को छोड़ दे। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। आखिरकार इस औरत की भटकती हुई रूह इस बात पर राजी हो गई। इसने मेरी बेटी को इस कमरे से आज़ाद कर दिया, इस शर्त पर कि मेरा ससुर इस कमरे में अकेला आए। जिस कमरे में इन तीनों माँ बच्चों को कत्ल किया गया था, ये कमरा इस औरत के बच्चों का कमरा था। इस रात भी वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए इनके कमरे में मौजूद थी। जब इन्हें इस कमरे में तीनों को मार दिया गया और इसके बाद इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, अपना इंतजाम भी यहीं पर पूरा करना चाहती थी। मेरी बेटी को भी यहीं मारना चाहती थी, इसलिए इसने अब मेरी बेटी को इस कमरे में बंद किया था। मेरी बेटी को तो इसने आज़ाद कर दिया था और हमारे हवाले कर दिया, जबकि मेरा ससुर खामोशी से इस कमरे के अंदर चला गया। मेरे ससुर के अंदर जाते इस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और वह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब इस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता था। अचानक से पूरे घर की बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। इसके बाद कामरान ने हम सब लोगों को यहाँ से जाने का कहा। इसके साथ ही हम लोग अपनी बेटी को लेकर इस घर से बाहर निकल आए। इस पूरे घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कामरान ने मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की। इसने कहा कि आज के बाद मैं रोजाना अपनी बेटी पर दम किया करूं, घर में कुरान पढ़ा करूं, इससे सारी बुरी चीजें हमारे घर से दूर रहेंगी। अब मैं इसे भूल चुकी थी और अपने शौहर और बेटी के साथ खुश थी। वो भी अपने रास्ते चला गया। आज इस वाक़े को 15 साल गुजर गए हैं। मेरा ससुर इस दिन के बाद से कभी घर वापस नहीं आया। मेरे ससुर ने दौलत की लालच में जो कुछ किसी के साथ किया था, वो सब कुछ इसके अपने सामने आ गया और इसे इसके किए की सजा मिल गई। कभी भी किसी को बेबस और कमजोर समझकर इसके साथ ज्यादती न करें। पैसे कमाने के लिए लालच में इतने अंधे न हो कि किसी की हंसती खिलती जिंदगी को तबाह कर दें।